ओके सो स्टूडेंट्स, हम एक और सवाल करने जा रहे हैं और इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दोनों शामिल हैं। तो रीड करते हैं क्या कह रहे हैं। हिटरिंगर इनकॉर्पोरेशन यूजेस process costing in its two producing department in department 2 inspection take place at the 96% stage of completion, after which material are added to good units. Okay, तो हिटरिंगर कॉरपोरेशन क्या है, इसके दो डिपार्टमेंट्स हैं और इन्हीं दो डिपार्टमेंट से जब यूनिट्स ट्रांसफर होते हैं वन फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 टू डिपार्टमेंट 2, फिनिश गुड्स तैयार हो जाते हैं। इन डिपार्टमेंट 1 में थोड़ा सा काम होता है, फिर डिपार्टमेंट 2 को ट्रांसफर किए जाते हैं। डिपार्टमेंट 2 उस पर मजीद काम करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, ओके हो गया। एंड आफ्टर विच मटेरियल आर एडेड टू गुड यूनिट्स, देखिए यही बात कह रहे हैं कि उसके बाद जाके मटेरियल्स को, सॉरी सॉरी यहाँ से पढ़ना था। इंस्पेक्शन टेक प्लेस एट द 96% स्टेज ऑफ कंप्लीशन, आफ्टर विच मटेरियल्स आर एडेड टू गुड यूनिट्स। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है जी, जब 96% कंप्लीट हुए थे यूनिट्स, 96% जब यूनिट्स कंप्लीट हुए थे, उस टाइम पे एक इंस्पेक्शन होती है और इंस्पेक्शन से हमें ये मालूम होता है कि मटेरियल वो आफ्टर इंस्पेक्शन के बाद ऐड होंगे। यानी कि इंस्पेक्शन से हमें मालूम हो जाएगा कि कौन से यूनिट्स सही है, कौन से यूनिट्स खराब हो चुके हैं। तो जो खराब हो चुके हैं उन पर तो मटेरियल ऐड नहीं करेंगे, जो सही है उन पर मटेरियल ऐड करके उन्हें फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो स्पॉइलेज रेट कितना बताया गया? स्पॉइलेज रेट जो खराब हो गए हैं वो उनकी 3% ऑफ गुड आउटपुट। जितने आउटपुट हमने बनाए हैं, जितने आउटपुट ट्रांसफर हो जाएंगे ऐसे फिनिश गुड्स, उनमें से 3% किसका नंबर है? 3% नॉर्मल लॉस का नंबर है। नॉर्मल लॉस 3% होंगे ऑफ द टोटल फिनिश गुड्स। ठीक है, तो वो इस तरह रहा है कुछ कि एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक जेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट्स सपोज, और उस कंपनी में सबसे पहले तो उसके कवर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके बोटल्स या ग्लास जहाँ पे जेम को डाल के सेल किया जा सके। तो अम, आप अज्यूम करें कि अगर गिलास या बॉटल जिसके अंदर मटेरियल डालना है, जेम हमने इंसर्ट करना है और उसको फिनिशिंग लुक देके, फिनिशिंग टच देके मार्केट में सेल करना है, अगर गिलास ही खराब हो, गिलास सही शेप में नहीं आया है, जो स्टैंडर्डाइज्ड शेप थी उसमें नहीं आया और उसमें कुछ खराबियां रह गई, तो फिर भी क्या हम उसमें मटेरियल ऐड करके, जेम ऐड करके सेल करेंगे? इस तरह से तो मार्केट की ब्रांड हमेशा लॉस होती रहेगी, क्योंकि फिर कस्टमर्स को उस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आएंगे। तो वो क्या करेंगे, उन उन स्पेसिफिक यूनिट्स को जो खराब हो चुके हैं उनको साइड करेंगे, सेपरेट करेंगे, और जो सही है, जो आगे प्रोसीड किए जा सकते हैं, जो गिलास अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है, जो बोतल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है, उनमें उस मटेरियल को, जेम को इंसर्ट करेंगे करके उनको फिनिशिंग लुक देके, फिनिशिंग टच देके आगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3% ऑफ गुड्स आउटपुट जो स्पॉइल हुए हैं, ये उसी तरह की यूनिट से जो खराब हो चुके हैं, जिनमें मटेरियल ऐड नहीं होगा। ये याद रखना, मटेरियल ऐड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ही बताया गया है मटेरियल्स आर एडेड टू द गुड यूनिट्स। जैसे तो ये यहाँ पे इस सवाल में बताया गया है कि जो सही गुड्स, जो यूनिट्स सही है, अच्छे से अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड हुए हैं या मैन्युफैक्चर हुए हैं, उन पर मटेरियल ऐड होगा, बाकियों पर मटेरियल ऐड नहीं होगा। यहाँ पर तो स्पेसिफिकली बताया गया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बताया नहीं होगा, तो उस वक्त आपने अज्यूम कर लेना है कि जो जिस भी सवाल में मटेरियल एट द एंड लग रहा हो, मटेरियल एट द एंड लग रहा हो और उसमें स्पॉइलेज रेट भी हो, तो स्पॉइलेज रेट पे मटेरियल कभी भी ऐड नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसे होंगे जहाँ पे मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड स्टार्टिंग से ही लगते हुए आ रहे होते हैं, स्टार्टिंग से ही, बिगिनिंग से ही लगते आ रहे होते हैं। तो उनमें से हम अब मटेरियल तो शुरू से ही लग रहा है, तो हम उसको साइड नहीं करेंगे, उसको सेपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि मटेरियल भी उसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकर होता जा रहा है। तो यहाँ पे मटेरियल को सेपरेट करने का मेन रीज़न क्या है? मटेरियल क्योंकि एट द एंड लग रहा है, ठीक है, एट द एंड लगने की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो स्पॉइलेज रेट है
3% ऑफ गुड्स गुड यूनिट गुड आउटपुट। ये इन पे सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी, मटेरियल कॉस्ट नहीं लगेगी। चले बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे यहाँ पर तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मजीद हम पढ़ते हैं। डिपार्टमेंट टू के बारे में बोला जा रहा है। डिपार्टमेंट टू रिकॉर्ड फॉर अप्रैल, अप्रैल के बारे में बोला जा रहा है। अप्रैल में इस डिपार्टमेंट टू में क्या क्या चेंजेस हुई है, क्या क्या चीज़ें हुई है। तो हमने डिपार्टमेंट वन से रिसीव किए हैं 30,000 यूनिट्स, और उसकी कॉस्ट इनकर की है डिपार्टमेंट वन ने 1,35,000। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले तो यूनिट्स रिसीव किए हैं किससे, डिपार्टमेंट वन से। डिपार्टमेंट वन से 30,000 यूनिट्स रिसीव किए, तो जो डिपार्टमेंट वन ने 30,000 यूनिट्स डिपार्टमेंट टू को दिए हैं, उस यूनिट्स पर डिपार्टमेंट वन की कुछ कॉस्ट इनकर हुई होगी। ठीक है, तो वो कॉस्ट इन्होंने यहाँ पर दी है। तो ये कॉस्ट हमने अपने वाले डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट हम काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट टू, उस डिपार्टमेंट में ऐड करना है। और हमने जो मजीद उस पर और इन्वेस्टमेंट की है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, इसको भी ऐड करना है। ऐड करेंगे, फिर इस तरह से कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट बनती है। ठीक है जी। तो ये कॉस्ट लगी है, और फिर इसके बाद हमने ये जो मटेरियल ऐड किया है, ये डिपार्टमेंट टू में हमने ऐड किया है। मटेरियल हमने लगाया 12,500 का कन्वर्जन कॉस्ट, 1,39,340 की कन्वर्जन कॉस्ट हमने इनकर की है इन डिपार्टमेंट टू ऑन 30,000 यूनिट्स, इन 30,000 यूनिट्स पे जो हमने डिपार्टमेंट वन से रिसीव किए हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ट्रांसफर किए गए हैं टू फिनिश गुड्स। ओके, 30,000 यूनिट्स हमने डिपार्टमेंट वन से रिसीव किए थे, उसमें से 25,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मीन्स कि इन 25,000 यूनिट्स पे 100% मटेरियल भी लगा है, 100% लेबर भी लगी है, 100% और हेड्स भी लगे हैं, कन्वर्जन कॉस्ट 100% लगा है। तो इस जब ये तीनों चीज़ें 100% लगेंगे, तो फिर जाके हमारे पास 25,000 यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, वरना तो इन्हें फिनिश गुड्स नहीं कहा जा सकता, जैसे कि यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री के साथ हुआ है। एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री में सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बताया गया था कि जब 96% स्टेज पर कंप्लीशन, जब 96% स्टेज पर पहुंचा था ये कंप्लीशन, तो उस वक्त इंस्पेक्शन की गई और मटेरियल एट द एंड लगा रहे हैं हम। तो चूंकि ये कन्वर्जन कॉस्ट 50% कंप्लीट हुआ है, तो इन पर मटेरियल नहीं लगा होगा, एंडिंग इन्वेंट्री के किसी किस्म का मटेरियल नहीं लगा होगा, क्योंकि मटेरियल उस वक्त लगेगा जब कन्वर्जन कॉस्ट कंप्लीट होगी। तो कन्वर्जन कॉस्ट कंप्लीट है हुई ही नहीं है, तो फिर मटेरियल भी इन पर नहीं लगेगा। और उसके अलावा इन पर कन्वर्जन कॉस्ट 50% लगा है, ये भी याद रखना है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं इस कंपनी का नाम, हिटिंजर, हिटिंजर इनकॉर्पोरेशन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम इसकी कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे, कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है जी। ओके, एंड फॉर द पीरियड ऑफ, किस पीरियड के लिए बना रहे हैं, अप्रैल, अप्रैल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मालूम करना है, इसकी क्वांटिटी स्केड्यूल्स, कितने यूनिट्स हमने रिसीव किए डिपार्टमेंट से, कितने आउटपुट्स में कन्वर्ट हुए हैं, और कितने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में रह गए हैं, और कितना हमारा नॉर्मल लॉस है। वैसे तो इस सवाल में मेरे ख्याल से अब नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, वो हम क्वांटिटी स्केड्यूल से मालूम करेंगे। क्वांटिटी स्केड्यूल, ठीक है जी। क्वांटिटी स्केड्यूल, इसको हम बोल्ड करते हैं, इसको बोल्ड किया, और फिर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट वन से हमने कितने यूनिट्स रिसीव किए हैं, बताएं जी, जल्दी बताएं। हमने रिसीव किए हैं 30,000 यूनिट्स। ठीक है, 30,000 का मैंने लिख दिया, 30,000 यूनिट्स। ठीक है, और कितने यूनिट्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, यूनिट्स ट्रांस
ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स कितने हैं, हम इस साइड पे लिखेंगे ताकि हम इन दोनों को बैलेंस कर सकें, इन दोनों साइड्स को। तो कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए फिनिश गुड्स में, 25,000 यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है। और वर्किंग इन प्रोसेस में कितने रह गए हैं, क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोसेस या एंडिंग इन एंट्री भी कह सकते हैं। चलो हम सवाल के मुताबिक जाते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री कितने हैं एंडिंग इन्वेंट्री में, 42,000 और सॉरी 4200 है। और ये कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, 50%। इसको चलो यहाँ पर मेंशन करके रखते हैं ताकि हमारे लिए बाद में मुश्किल ना हो। ठीक है, 50% कंप्लीट हो चुका है ये। ओके, अब हम इन दोनों को बैलेंस करते हैं, दोनों साइड्स को। यहाँ पर कितनी है, इक्वल टू इस साइड पे 30,000 आ रहा है, 30,000 यूनिट्स। और इस साइड पे कितना आ रही है, 25,000 प्लस 40 कितना आ रहा है, 4,200। मजीद कितने कम पड़ रहे हैं, मजीद हमारे पास 800 यूनिट्स कम पड़ रहे हैं। तो उनमें से हमारे पास नॉर्मल लॉस कितनी थी, नॉर्मल लॉस कितने परसेंट की थी नॉर्मल लॉस, यहाँ पे हम निकालते हैं। 3% ऑफ 3% ऑफ टोटल आउटपुट है। ठीक है, 3% ऑफ टोटल आउटपुट डायरेक्ट निकालते हैं। 3% ऑफ टोटल यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, इसी की बात कर रहे हैं। यूनिट्स 3% ऑफ गुड्स आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं, ऐसे करते हैं, क्या है, 3% मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल टू 750 आ रहा है। फिर भी हमारे पास 50 यूनिट्स बचते हैं। ठीक है, तो 50 यूनिट्स क्या हुए होंगे, 50 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे क्या करेंगे, 50 यूनिट्स करते हैं। तो ये दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए, प्लस एंडिंग इन्वेंट्री प्लस नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल आपके सामने है, तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम इसकी कॉस्ट जो चार्ज हुई है डिपार्टमेंट 2 में वो मालूम करेंगे। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट 2 है, वो हम यहाँ पे मालूम करते हैं और इसके साथ इसको हम बोल्ड भी करते हैं। ठीक है जी, सॉरी ये हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले पोर्शन में याद रखना है, इस वाले पोर्शन में सबसे पहले हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो प्रीवियस डिपार्टमेंट 1 था, उसमें जितनी कॉस्ट हमने डिपार्टमेंट 1 ने इनकर की है फॉर प्रोड्यूसिंग 30,000 यूनिट्स, ये देखिए यहाँ पे 30,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए टू डिपार्टमेंट 2 में। तो ये जो यूनिट्स ट्रांसफर हुए फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 टू डिपार्टमेंट 2, इसमें इनकी कितनी कॉस्ट लगी है वो यहाँ पे जरूर मेंशन करना है आपने। कॉस्ट incurred by the previous डिपार्टमेंट, प्रीवियस डिपार्टमेंट 1 था, ठीक है, इसने कितनी कॉस्ट इनकर की है बताएं जरा, यहाँ पे लिखते हैं, नहीं 1,35,000, 1,35,000। ठीक है जी, तो अगर हम इनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालें तो क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल कॉस्ट मौजूद है और टोटल यूनिट्स भी मौजूद है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आएगी इज इक्वल टू, ये है डिवाइडेड बाय
टोटल यूनिट तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई। यहाँ पे इसको मेंशन भी करते हैं टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर लिखते हैं पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है जी, ओके। सो ये हमने मेंशन किया। अब हम, ये तो थी डिपार्टमेंट वन की कॉस्ट। अब डिपार्टमेंट टू में मजीद हमने क्या काम किए हैं और उनकी कॉस्ट कैसे कैसे हुई है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, वो भी ऐड करेंगे हम। कॉस्ट एडिट करते हैं, कॉस्ट एडिट में सबसे पहले हमारे पास मटेरियल। तो ये बताएं क्या मटेरियल लगा होगा? जी बिल्कुल लगा है। और ये मटेरियल किन पे लगा होगा? सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स पे लगे हैं जो कि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए। क्योंकि हमें पहले ही सवाल में बताया गया है कि मटेरियल सिर्फ उन्हीं यूनिट्स पर लगेगा जो कि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुए हैं। क्योंकि इंस्पेक्शन करेंगे, फिर इंस्पेक्शन के बाद जो यूनिट सही है उन पर मटेरियल लगेगा, और मटेरियल लग के फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो मटेरियल सिर्फ और सिर्फ किस पे लगा है भाई? मटेरियल लगा है सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स पे। तो फिनिश गुड्स कितने हैं? 25,000। ठीक है जी, 25,000 है। और लेबर, चले पहले हम ये मालूम करते हैं। तो टोटल जो मटेरियल है वो, जो टोटल मटेरियल हमने डिपार्टमेंट टू में खर्च की है वो कितने की है? मटेरियल 12,500 की, 12,500। और यूनिट्स कितने हैं? 25,000 यूनिट्स हैं। तो हम पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे निकालते हैं, इज इक्वल टू, ये टोटल कॉस्ट है ऑफ मटेरियल इन डिपार्टमेंट टू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 0.5 पर यूनिट कॉस्ट आएगी इनकी। इनको बोल्ड करते हैं ताकि ये जो यहाँ पे लिखा गया है इनका भी कोई मकसद है, ये वाजे हो सके। इनको बोल्ड कर दिया, ये बोल्ड हो गए। ठीक है जी, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास क्या आ गई? 0.5 के बेस पर, 0.5 के हिसाब से जो फिनिश गुड्स कन्वर्ट हुए हैं, फिनिश गुड्स पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही है? वो 0.5 आ रही है। और इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ पर लेबर, लेबर। अब ये बताए कि लेबर का नहीं बताया गया, सॉरी, यहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है। ठीक है, चले अलग अलग करके नहीं बताया इन्होंने, दोनों को साथ मिला के कन्वर्जन कॉस्ट कर दी है, कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी, कन्वर्जन कॉस्ट ये बताया मुझे ज़रा कि कन्वर्जन कॉस्ट इन्होंने क्या हमें बताया था कि कन्वर्जन कॉस्ट कितनी ऐड हुई है टू फिनिश गुड्स एंड टू द एंडिंग इन्वेंट्री? तो जी बिल्कुल बताया, मैंने खुद आपको बताया कि जो फिनिश गुड्स होते हैं उन पे हमेशा एंडिंग इन्वेंट्री पे नहीं, फिनिश गुड्स पे हमेशा कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% लगती है और मटेरियल भी 100% लगता है। यही जब लगता है तब भी तो फिनिश गुड्स बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट तो टोटली पूरा लगा है फिनिश गुड्स पे, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री पे सिर्फ और सिर्फ 50% लगा है। ठीक है, 50% लगा है। अब हम करते हैं जी, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं। तो 25,000 यूनिट्स ये तो फिनिश गुड्स हैं, इस पर पूरा लगा है। इसकी मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो 25,000 ही आता है। और इसके साथ एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी हमारे पास? 4,200 मल्टीप्लाई बाय कितनी परसेंट? 50% कंप्लीट है। एस ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट तो हम मालूम करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, ये इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर ही मालूम करते हैं। इज इक्वल टू 25,000 प्लस 42 4,200 मल्टीप्लाई बाई 50। 50% लिखना था यहाँ पे, परसेंट नहीं लिखा मैंने। इक्वल टू ये होती है जी
हमने इसके असल में इक्विवेलेंट यूनिट्स कहते हैं इनको, इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाए हैं कि देखिए अगर 4200 यूनिट्स हमारे पास थे, इन पर 50% कन्वर्जन कॉस्ट ऐड हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हाफ, इसके हाफ में मीन्स 100% कन्वर्जन कॉस्ट ऐड हो गई है। समझ में आया? थोड़ा सा गौर करें इस जुमले पे। 4200 यूनिट्स थे हमारे पास, इस पर 50% कन्वर्जन कॉस्ट ऐड हो चुकी है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 2100 पर 100% कन्वर्जन कॉस्ट ऐड हो चुकी है। तो बिल्कुल ऐड हुई है, हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा गौर करें और आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में ये पढ़ा है, तो आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए। तो कन्वर्जन कॉस्ट कितनी बताई गई है? 1,39,340, ये हमने इनकर की है इन डिपार्टमेंट टू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1,39,340। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं इज इक्वल टू, दिस वाज द टोटल कॉस्ट एंड दीज आर द यूनिट्स। तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई हमारे पास 5.14। ठीक है जी, ओके, डन हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, ये आ गए। ठीक है जी, ये क्या है? ये कौन सी अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो कि हमने डिपार्टमेंट टू में इन्वेस्ट की है, डिपार्टमेंट टू में मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के मत पर इन्वेस्ट की है, ये वो अमाउंट है। और ये वाली पर यूनिट कॉस्ट, ये दोनों मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के पर यूनिट कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास दोनों का क्या आ जाएगा, दोनों की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट ये आया हमारे पास। तो हम इसको इसको हम थोड़ा सा वाज़े करते हैं। ठीक है जी, ओके हो गया। एंड फिर हम यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, डिपार्टमेंट वन में इतनी कॉस्ट इनकर हुई थी और डिपार्टमेंट टू में इतनी कॉस्ट इनकर हो गई। अब इन दोनों को अगर प्लस करें, हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या टोटल कॉस्ट बनेगी, जितना कितनी कॉस्ट अभी तक डिपार्टमेंट वन और टू ने फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर की है, तो जी बिल्कुल आएगी, इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास ये अमाउंट आ गई। ठीक है जी, और इसके साथ दिस वाज द पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, दिस वाज द पर यूनिट कॉस्ट प्लस दिस वाज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वन एंड दिस वाज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट टू। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 10.14 आएंगे, 10.14 पर यूनिट कॉस्ट टोटल कॉस्ट में आ गई। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी लिखते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ये हमने इनकर की है। अब ये जो अमाउंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमाउंट अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और हमने दिखाना है कि कैसे कैसे कॉस्ट इनकर हो चुकी है, मटेरियल में, कन्वर्जन कॉस्ट में, वर्किंग इन प्रोसेस में, नॉर्मल नॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल लॉस भी यहाँ पे मेंशन है। तो एबनॉर्मल लॉस में कैसे इनकर हुई है इसके बारे में हमने दिखाना है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं। तो हम मज़ीद इसका एक और पोर्शन बनाते हैं और उस पोर्शन का नाम देते हैं कॉस्ट काउंटेड काउंटेड फॉर। ठीक है जी, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, और इसको भी बोल्ड करते हैं। इसको भी बोल्ड करते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में सबसे पहली जो स्टेटमेंट पास होगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि जो फिनिश गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, कितने थे फिनिश यूनिट्स, 25,000, उनमें टोटल कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, फिनिश गुड्स को बनाने में कितनी कॉस्ट इनकर हुई है। तो कैसे मालूम होगा, देखते हैं हम। कॉस्ट ऑफ
finished goods transferred। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई थी, वो मैंने करेक्शन की है और मैं आपको बताता भी हूँ कि क्या मिस्टेक हुई है। तो मिस्टेक इस तरह से हुई है कि यहाँ पर देखिए कन्वर्जन कॉस्ट का बताया गया कि कन्वर्जन कॉस्ट 50% टुवर्ड्स द एंडिंग इन्वेंट्री इनकर हुई है। बाकी जो एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस उनका हमें कब पता चला ना, जो ये कुछ नॉर्मल लॉस है और कुछ एबनॉर्मल लॉस है, उनका तब पता चला जब हमने इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन किस स्टेज में की? 96% के स्टेज पर की है। 96% के स्टेज पर जब की तो ऑब्वियस सी बात है 96% टू एस ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस में भी और नॉर्मल लॉस दोनों में इनकर हुई होगी। चले वो तो मटेरियल हमने बाद में ऐड नहीं किया क्योंकि वो तो खराब हो चुके थे, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट तो ऐड हुई थी क्योंकि 96% तो कंप्लीट हुए थे, 96% तक उनकी कंप्लीशन हुई थी, कंप्लीशन स्टेज में पहुंचे थे। तो 96% टू एस ऑफ कन्वर्जन इन पर इनकर होगा, तो वही हमने गलती की थी। तो कन्वर्जन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त पर कॉस्ट यूनिट निकालते वक्त उनको भी शामिल करना चाहिए, उनका भी इसमें हिस्सा है, ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट में। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने नहीं की है, तो वो यहाँ पर लिखते हैं। देखिए कन्वर्जन कॉस्ट एज ऑफ द फिनिश गुड्स 100% लगेंगे। मैंने आपको कई बार बताया कि क्योंकि जब तक फिनिश कन्वर्जन कॉस्ट 100% और मटेरियल की कॉस्ट 100% नहीं लगेगा, तब तक फिनिश गुड्स कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है, टू फिनिश गुड्स कंप्लीट गुड्स में। तो 100% लगेगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और फिर उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री पे 50%, ये उन्होंने सवाल में बताया हुआ था कि कन्वर्जन कॉस्ट इस पे 50% इनकर हो चुका है। लेकिन हमने दो चीज़ें मजीद ऐड नहीं की, वो कौन सी? वो है मेरे भाई एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, क्योंकि दोनों ही एक ही परसेंटेज के साथ लॉस हो रहे हैं, सेम परसेंटेज पे लॉस हो रहे हैं। दोनों की कन्वर्जन कॉस्ट 96% है, तो एक ही साथ ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही साथ ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें प्लस क्या आएगा मजीद? 8,800 यूनिट्स, सॉरी 800 यूनिट्स हमारे लॉस हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। और इस पर भी कन्वर्जन कॉस्ट कितनी एड हो चुकी है? कन्वर्जन कॉस्ट 8 हो चुकी है 96% एट द रेट ऑफ 96%, ठीक है जी, 96%, 96%, क्योंकि 96% के जब स्टेज हुआ था उस टाइम पे हमने देखा यार ये तो खराब हो रहे हैं, तो इसमें मजीद इन्वेस्ट करने की, मजीद कन्वर्जन कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं, इनको साइड कर दो, साइड कर दिया। तो लेकिन 96% तक तो हो गए ना सर, तो 96% की कन्वर्जन कॉस्ट इस पर इनकर होगी। तो देखते हैं, ये हमारे पास टोटली चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास आ चुका है 27868, ये आ चुकी है हमारे पास। थोड़ा जूम करते हैं, तो फिक्स चले रखते हैं, नज़र आ रहा होगा आपको। तो ठीक है जी। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये भी गलत हो गया अब, ठीक है। ये हुआ तो वैसे इसके मुताबिक ही है, क्योंकि हमने इस और इसमें रेफरेंस डेवलप किया हुआ है पहले से, लेकिन ये तो मैंने पहले लिख दिया था, ये गलत है। 10.14 नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 10 है, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये चेंजेस आ गए हैं, अमेंडमेंट हो गई है यहाँ पर यूनिट कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट जो थी उसमें हमने एबनॉर्मल लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन, एबनॉर्मल लॉस की पर यूनिट कॉस्ट उसको शामिल नहीं किया था, तो वो करने के बाद ये पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो गई है, ठीक है। क्योंकि इस कन्वर्जन कॉस्ट में किसका भी हिस्सा था? एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस का भी हिस्सा था, तो उनको भी जब शामिल किया तो पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है जी। ओके, तो डन हो गया यहाँ तक।
अब हम मजीद क्या ऐड करेंगे, ये तो फिनिश गुड्स हो गए। अब क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोसेस की बात करते हैं। क्लोजिंग वर्किंग, डब्ल्यू आई पी करते हैं, ठीक है। इनका हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे अंडरलाइन करते हैं ताकि आपको वाजे रहे, आपको वाजे हो, ठीक है। क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोसेस में मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। मटेरियल बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन इसकी एक और कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा हम भूल जाते हैं। वो कॉस्ट है प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट। यानी कि डिपार्टमेंट वन में अ, हमने जब 30,000 यूनिट्स बनाए थे डिपार्टमेंट वन में, तो उन्होंने कुछ कॉस्ट तो इनकर की होगी। उन ये जो 5,000 यूनिट्स हमारे पास, 5,000 है नहीं, 4,200 यूनिट जो हमारे पास बच रहे हैं, इनकी भी कोई कॉस्ट तो शामिल थी डिपार्टमेंट वन में, तो उसी कॉस्ट को हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसी कॉस्ट को इस पोर्शन में ऐड कर रहे हैं। कॉस्ट इनकर्ड इन बाय प्रीवियस डिपार्टमेंट वन, ये आ रहा है बिल्कुल, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखते हैं कितनी कॉस्ट इनकर की थी डिपार्टमेंट वन में। तो यूनिट्स कितने हैं सबसे पहले हमारे पास, यहाँ पर पहले इसकी वर्किंग को लिखते हैं। 4,200, 4,200 मल्टीप्लाई बाई क्या होंगे, इसके अपने यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इसके साथ, ठीक है जी, इसके साथ होंगे। तो 4.5 ये कॉस्ट इनकर हुई थी इन डिपार्टमेंट वन में इसकी। तो अभी ये क्लोजिंग वर्किंग इन प्रोसेस में है, तो ये कॉस्ट इनकी हम अलहदा कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर इनको इक्वल टू करते हैं, इक्वल टू 4,200 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज इक्वल टू 18,900 हो गए। इसी तरह अब इसमें डिपार्टमेंट, ये तो पहले डिपार्टमेंट वन की बात की हमने। क्या डिपार्टमेंट टू में भी इसकी कोई कॉस्ट इनकर हुई है? बिल्कुल हुई है, कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हुई है। किस तरह से? 50% एज ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट 8 हुई है टू इन टुवर्ड्स द एंडिंग इन्वेंट्री। तो हम मालूम करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री कन्वर्जन कॉस्ट, सॉरी कन्वर्जन कॉस्ट और किस तरह से हुई है कि 4,200 यूनिट्स पर 50%, ठीक है जी, 50% इनकर हुई है, ठीक है जी। और ये इक्वल टू क्या बन रहे हैं, इक्वल टू 21। चलो इसको ख़त्म करते हैं ठीक है जी। और कन्वर्जन कॉस्ट किस कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से लग रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और ये मल्टीप्लाई होगा टू 5, मल्टीप्लाई बाई 5 होंगे, ठीक है जी। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हुई है, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रही है, कन्वर्जन कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट 5 आ रही है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई बाई 5 किया है यहाँ पर। यहाँ पर इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 50% मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू हमारे पास 10,500 आ गई। ये तो हो गया क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की। अब हम कर रहे हैं, अब हम किसकी करेंगे, अब हम करेंगे अब नॉर्मल नॉर्मल, क्या दोनों को एक साथ कर सकते हैं? नहीं, अलग करते हैं, चले। नॉर्मल लॉस, पहले नॉर्मल लॉस करते हैं।
तो क्या नॉर्मल लॉस ने भी पिछले डिपार्टमेंट ने कुछ कॉस्ट इनकर की थी? बिल्कुल की है। ठीक है। और इसी तरह इसमें कन्वर्जन कॉस्ट भी ऐड हुई है कुछ। हाँ हुई है, सॉरी, कन्वर्जन कॉस्ट भी ऐड हुई है इसमें। कन्वर्जन कॉस्ट भी ऐड हुई है। ठीक है, इसमें इसको अंडरलाइन करते हैं। और इसी तरह हम नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का भी यहाँ पे पोर्शन बनाते हैं अलग सा। नॉर्मल लॉस, इसकी भी कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट में कुछ इनकर हुई थी। और कन्वर्जन कॉस्ट भी इसकी कुछ पिछले डिपार्टमेंट में इनकर हुई थी। दोनों को लिखा। अब हम कैलकुलेट करते हैं। पिछले डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट इनकर हुई थी टुवर्ड्स दिस नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस पहले तो कितने थे ये बताएं। 750। और कितनी कॉस्ट इनकर हुई थी पिछले डिपार्टमेंट में? पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 4.5। 4.5 इक्वल टू, चलो इज इक्वल टू हम यहाँ करते हैं, इक्वल टू यहाँ पे लिखने का मकसद आपको दिखाना है कि ये प्रोसेस कैसे हुआ है। ठीक है, ये वर्किंग शो करना है कि ये जो अमाउंट यहाँ पे हमारे पास आ रही है ये कैसे आ रही है। ठीक है, आपने ये पेपर्स में नहीं लिखे तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो अमाउंट यहाँ पे आप लिख रहे हैं ये एक्यूरेट होनी चाहिए। ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये वर्किंग कैसे हो रही है, ये अमाउंट कैसे आ रही है। तो इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई बाई 4.5 इज इक्वल टू, ये आ गई। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या हुई? तो कन्वर्जन कॉस्ट के लिए ये करते हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट इन पर अप्लाई हो रहा है 750 मल्टीप्लाई बाई 96% पर कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई हो रही है। और किस पर यूनिट के बेस पर अप्लाई हो रही है, तो वो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 5 एट द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर परसेंटेज लिखना भूल गया हूँ, इसी से डाउट्स होते हैं फिर आगे। यहाँ पर परसेंटेज इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई बाई 96% मल्टीप्लाई बाई 5। देखते हैं 36,000 आ रहा है, 3600 आ रहे हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर 750 की जगह में क्या है, 750 की जगह में सिर्फ 50 है। और इसको भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 750 की जगह 50 है। और इसमें भी ये यहाँ से हम कॉपी करते हैं, इक्वल टू पेस्ट करते हैं। तो 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 4.5 इज इक्वल टू 225 आ गए। और इसी तरह यहाँ पर भी हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से आगे हम कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये जो वर्किंग है इसी को मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, देखिए मैंने 50
यूनिट्स थे मल्टीप्लाई बाई कन्वर्जन कॉस्ट 96% इनकर हुई थी, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है 5 है, करें तो 240 आ जाता है। तो अब ये जो जितने भी यहाँ पे अमाउंट्स हैं, इन सबको अगर हम ऐड करें तो इस अमाउंट की इक्वल होना चाहिए। अगर हो जाए, इस अमाउंट की इक्वल हो जाए इस अमाउंट की, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट किया है। तो दिस, सबसे पहले तो चलो इसको काटते हैं, यहाँ पे नॉर्मल लॉस निकालते हैं, ओवरऑल नॉर्मल लॉस, इसको बोल्ड करते हैं, और इसी तरह यहाँ पर भी इक्वल टू, ठीक है जी, इसको भी बोल्ड करते हैं, यहाँ पर भी इक्वल टू, इसको भी प्लस करते हैं, तो ये 29,400 आ रहा है, इसको भी बोल्ड करते हैं, इसको भी। तो इन चारों एंट्रीज को हमने ऐड करना है यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर ऐड करते हैं, तो दिस प्लस दिस प्लस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस प्लस फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड। क्या ये दोनों इक्वल हो गए हमारे पास? क्या ये जो हाइलाइटेड पोर्शन है, क्या दोनों इक्वल हो चुके हैं? बिल्कुल एक्यूरेट इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो कैलकुलेशन की है बिल्कुल एक्यूरेट की है। तो यहाँ पर हमारा तकरीबन हमारे कोई 2-3 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा। आपने इन 3 पोर्शंस की एंट्रीज को याद रखनी है, ठीक है? इन 3 पोर्शन, ये तो वैसे मेरे ख्याल से आसान है, क्वांटिटी स्केड्यूल इनको इसको तैयार करना आसान होता है। लेकिन ये वाला पोर्शन और ये जो लास्ट पोर्शन है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ठीक है? इसको हाईलाइट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, और क्या ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसी ट्रिकी इस तरह से है कि मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस ना हो तो फिर हम भूल जाते हैं। तो इसकी एंट्रीज आपने याद रखनी है, एंट्रीज आपने ज़रूर याद रखनी है, ठीक है जी? एंट्रीज अगर आप याद रखेंगे तो बाकी तो काम बहुत आसान है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में सबसे पहले फिनिश गुड्स जितने ट्रांसफ़र हुए हैं टुवर्ड्स फ्रॉम दी प्रीवियस डिपार्टमेंट, उसको हमने ऐड किया, ठीक है? प्रीवियस डिपार्टमेंट से, ये तो प्रीवियस डिपार्टमेंट इसमें आएगा। ये जो टोटल फिनिश गुड्स हमने ट्रांसफ़र किए हैं एज ए फिनिश गुड्स, उनकी आ गई है। फिर उसके बाद क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की हमने टोटल कॉस्ट निकाली है, ओवरऑल डिपार्टमेंट वन और डिपार्टमेंट टू दोनों की, डिपार्टमेंट वन और डिपार्टमेंट टू, ये इसकी भी डिपार्टमेंट वन और डिपार्टमेंट टू, अब नॉर्मल की भी डिपार्टमेंट वन और डिपार्टमेंट टू, दोनों की कॉस्ट को जब हमने ऐड किया तो फिर जाके हमारे पास क्या आ रहा है, ओवरऑल कॉस्ट आ रहा है। ये कॉस्ट अकाउंटेड फॉर वाला पोर्शन, ये हमें ओवरऑल कॉस्ट जो हमने इनकर की है उस यूनिट्स पे इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और कुछ अगर बचे हुए हैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं भी हुए हैं, तो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में कितनी कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, कितना मटेरियल लगा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए, ये सारा चीज़ें हम कॉस्ट अकाउंटेड फॉर वाले पोर्शन में बताते हैं। कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट टू, इसमें हम ओवरऑल क्वेश्चन के मुताबिक ही ये वाला पोर्शन हम बनाते हैं। इसमें सबसे पहले प्रीवियस कॉस्ट जो लगी थी प्रीवियस डिपार्टमेंट में उसको मेंशन करते हैं, जैसे कि यहाँ किया है। उसके बाद मटेरियल कितना लगा, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी है, और इसकी मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ऑफ द क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और फिनिश गुड्स, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे चूंकि फिनिश गुड्स पे ही पूरा मटेरियल फिनिश गुड्स पर ही लगा था, तो सिर्फ फिनिश गुड्स पर ही डिस्ट्रीब्यूट किया, और कन्वर्जन कॉस्ट फिनिश गुड्स पर भी लगा था, नॉर्मल लॉस पे भी लगा है, एबनॉर्मल लॉस पे भी लगा है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पे भी लगा है, तो उसके मुताबिक ही हमने
डिस्ट्रीब्यूट किया है।